हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेडियंट कैश मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में बता रहा है कैश मैनेजमेंट, यानी कि जो कैश से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे, जो रिटेल से रिलेटेड जो भी कैश मैनेजमेंट की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो आरसीएम वाली कंपनीज है, यानी कि जो रिटेल कैश मैनेजमेंट की जो कंपनीज है उसके अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में ये कंपनी का नाम हमें नजर आता है। अगर हम ये कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 12,150 पिन कोड के अंदर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। सिर्फ अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप यहाँ पे कंपनी के सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे अभी कंपनी के सर्विसेज नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के टोटल टच पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 42,420 टच पॉइंट है। और अगर हम टोटल लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4,700 लोकेशन के अंदर यहाँ पे अभी कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फॉरेन हो गया, प्राइवेट हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि तीनों ये जो बैंक है ये मेन हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, ये जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो भी हमें यहाँ पे ये कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने कितना कैश अभी तक मैनेज किया है, तो देखिए लगभग 912 बिलियन का यहाँ पे उन्होंने कैश अभी तक टोटल मैनेज किया है। तो देखिए, 1 करोड़ का मतलब होता है 100 करोड़, तो यानी कि आप समझ लीजिए 912 बिलियन का मतलब कितना होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और अगर हम 2020 की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 था, तो उस समय कंपनी का जो इबिटेडा मार्जिन था, आरओई जो आरओसी था, जो आरओई था, ये सारे पूरे इंडस्ट्री में जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे एरिया है उसके अंदर ये कंपनी का हमें सबसे ज्यादा इबिटेडा मार्जिन, आरओसी और आरओई यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी लगभग 5 वर्टिकल्स के अंदर यहाँ पे ये कंपनी काम करने का काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, कैश को पिकअप करना और उसको डिलीवर करना, यानी कि अगर कोई कस्टमर है तो उन्होंने बोला है कि कैश डिपॉजिट करवाना है तो वहाँ से वो पिकअप करते हैं, फिर उसे वापस है ना डिपॉजिट वगैरह करवाने का ये कंपनी काम करती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो नेटवर्क जो करेंसी मैनेजमेंट होता है वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। और कैश वैन्स, यानी कि इनके जो वैन्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि जो एक बड़ी बड़ी वैन्स होती है तो उसके अंदर कैश मैनेजमेंट का काम किया जाता है, तो वो भी ये कंपनी काम करवाने का काम करती है। देखा जाए तो मेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फोकस कंपनी का कैश को मैनेज करने का ही हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी ऑनलाइन बैंकिंग की अगर हम बात करेंगे, यूपीआई हो गया या फिर नेट बैंकिंग की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से यूसेज इनका बढ़ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन है मनी का वो आने वाले टाइम पे हमें कम होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे, डिमोनेटाइजेशन को हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, और तो भी अगर आप देखोगे लगभग अभी 1-2 दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि लगभग 8% से हर साल में जो मनी का सर्कुलेशन है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ब्लैक मनी पहले छुपी हुई थी वो ब्लैक मनी मार्केट में फिर से आई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से नेट बैंकिंग वगैरह ये बढ़ रही है तो आने वाले टाइम पे सर्कुलेशन मनी का कम होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंपनी के लिए वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो मेन यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी एटीएम सर्विसेज होती है और जो भी कैश से रिलेटेड जो भी सर्विसेज वगैरह होती है तो उसे यहाँ पे कंपनी को लगातार प्रोवाइड करवाना है। जो भी कमर्शियल यानी कि जो कंपनीज हैं उन्हें प्रोवाइड करवाना है, जो बैंक इनके जो कस्टमर्स है और जो कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स है तो उन्हें यहाँ पे ये कंपनी लगातार सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। और उसके अलावा लगातार यहाँ पे कुछ भी अगर अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से अगर ये काम वो कर सकते हैं तो आने वाले टाइम पे उनको वो भी लगातार करना है। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे कंपनी का उसको मैनेज करने का ही हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 400 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले और उसमें से भी आई थिंक अराउंड 10 से 15 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए यहाँ पे कंपनी ने रखा है। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फैब्रिकेटेड आर्मर्ड वैन्स होती है वो यहाँ पे कंपनी को खरीदनी है और उसमें लगभग 40-45 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी यहाँ पे करने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, मेन अगर हम देखेंगे तो मेन यहाँ पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल हमें नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 340 करोड़ के लगभग का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है।
अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डेविड देवाश्याम और डॉक्टर रेणुका डेविड, ये दोनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 223 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का काफी अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आया था और 2021 में कोविड की वजह से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। और 21-22 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोअर बेस इफेक्ट बना था उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने 84 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट कर लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 350 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25 से 36 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोविड वाले ईयर में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन देखिए यहाँ पे जो रिकवरी हमें देखने को मिली थी तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आई थी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 21-22 वाला ईयर मुझे लगता है कि जो कोविड की सेकंड वेव थी फर्स्ट वाले क्वार्टर में, उसकी वजह से यहाँ पे ये इफेक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आया है, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ होगा और इसी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इतनी यहाँ पे कम हुई है। लेकिन अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 15 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट कर लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा के नेट प्रॉफिट के नंबर कंपनी के हो सकते हैं और लगभग 15 करोड़ के नंबर अगर हर क्वार्टर में अगर कंपनी के आते हैं तो वहां पे लगभग 60 करोड़ के लगभग का भी प्रॉफिट का नंबर कंपनी का हो सकता है। अगर हम बोरिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स है यानी कि जो कंपनी का लोन का अमाउंट है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे पहले 105 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है और अभी ये नंबर 155 करोड़ पे, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 साल में लगभग 50 करोड़ से कंपनी की जो बोरिंग वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर डेट टू इक्विटी कंपनी का काफी अंडर कंट्रोल है, लगभग 0.1 या 0.2 के लगभग ही कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें नजर आता है, तो वहां पे अंडर कंट्रोल है। लेकिन देखिए मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्यादा कंपनी को डेट की क्या जरूरत है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वेंच वगैरह खरीदनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी को बोरिंग की जरूरत रहती होगी। बाकी मुझे लगता है कि उसके अलावा यहाँ पे और कोई एक्सपेंसिव के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म डेट लेने की जरूरत है। अब अगर मैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 23 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 99 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। यहाँ पे 60 करोड़ जो है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। अगर मैं ऑफर फॉर सेल की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 327 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं। अगर हम आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे तो 387 करोड़ का ये आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और एक लॉट को मिनिमम अप्लाई करने के लिए 14,850 रुपीज यहां पर आपको लगेंगे। अगर मैं रिटेल एलोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 35% के लगभग का रिटेल एलोकेशन हमें यहां पे नजर आता है, यानी कि लगभग 130-135 करोड़ के लगभग का हमें यहां पे रिटेल कोटा नजर आता है। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 30 दिसंबर को ये आईपीओ का अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा और 3 जनवरी को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 4 जनवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और जहां तक मुझे ध्यान है कि आई थिंक ये जो कंपनी है मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी होगी न्यू ईयर के अंदर जो हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग्स पे लगभग 3.20 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 26 से 27 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 25% का आरओई का नंबर है, आरओसी का नंबर भी अराउंड 33% है। लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 12.5 के लगभग ही हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि इस यहाँ पर अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे यहां पे कहीं ना कहीं 7 to 8 टाइम्स के लगभग कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक तरीके से अगर आप देखोगे थोड़ा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस यहाँ पे उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी को कोई मशीनरी लगानी है तो वहां पर आप एसेट को देखोगे तो उस पॉइंट से भी आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे तो अमाउंट वाइज लगातार कंपनी का डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी वाइज अगर हम बात करेंगे तो काफी अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर नजर आते हैं। तो देखिए एज अ होल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 400 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और लगभग 1100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई आईपीओ में खास करके मेन बोर्ड आईपीओ में आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो यूनिपार्ट की लिस्टिंग हुई है उसके बाद में काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग
गेन के लिए तो यहाँ पर आपको कोई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यहाँ पे जो कैश मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और मुझे ये नहीं लगता कि क्या यहाँ पे पी एक्सपांशन मार्केट देता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो अभी लगभग 25 से 30 का पी रेशियो है, क्या ये कंपनी में वो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है जिसकी वजह से मार्केट इसे 50-60 का पी रेशियो देता हुआ नजर आएगा, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो यहाँ पे पर्सनली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ, और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे कोई लिस्टिंग गेन के इंडिकेशन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरीके का अगर आप सब्सक्रिप्शन डेटा देखोगे, अगर हम के फिनटेक की अगर हम बात करेंगे, हार्डली आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है अभी तक, और अगर हम एलिन इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ है वो भी हार्डली आज कुछ हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो कोई डिमांड रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, और ज्यादा क्यूआईबी डिमांड भी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो टोटल यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रेडियंट कैश मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।